जैसे हम रिवर के पास में बैठे ही थे तो कुछ हमें मूवमेंट नज़र आया, कुछ लोग रिवर क्रॉस करते हुए दिखाई दिए। तो उसमें मैंने तुरंत बायनोकुलर निकाला और देखा तो काली डांगरी थी, यूनिफॉर्म थी और उनके पीछे वेपन लटका हुआ था। तो ये कंफर्म हो गया था कि वहाँ पे नक्सल्स का ही प्रेजेंस था। ये कहानी है कोबरा कमांडो की। ये कहानी है उन वीर बहादुर जवानों की जिन्होंने 7 नक्सलियों को मार गिराया। जहाँ पर ये वीर कोबरा कमांडो पहुँच जाते हैं, नक्सलियों का खात्मा कर जाते हैं। इनके आने से नक्सली भाग खड़े होते हैं, इनके डर से खौफ होता है। ये वो जवान हैं जिनके आने का पता भी नहीं चलता है। और हमें कुछ उनका टेलटेल साइन मिला था। हमने वहाँ से फिर आगे एडवांस करने के लिए जैसे हम जंगल में घुसे ही थे तो ऊपर से हाइट से नक्सलियों ने हमारे ऊपर जो है बुरी तरह से फायरिंग शुरू कर दिया। 10 नंबर के स्काउट और कुछ जवान फायरिंग में फंस जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को सेट के द्वारा प्राप्त होती है। जब हम आगे बढ़ रहे थे, दुश्मन की गोलियां आ रही थी, हमारे पास कोई कवर नहीं था। बढ़ते ही जा रहे थे खाली इसलिए कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उस टाइम में मन में बस केवल यही आता है कि अपने साथियों को बचाना है। एक बार आगे बढ़ गए तो आपके पास में पीछे पैर रखने का कोई स्कोप नहीं होता है। जंगल के अंदर जब हम जाते हैं, दुश्मन हमारे पास नहीं आता, हमें दुश्मन के पास जाना पड़ता है। वहाँ का टेरेन ऐसा होता है कि हमें हर एक चीज़ कुदरती और बनावटी दोनों आड़ों का साथ कर लेना पड़ता है। उसके बाद ही हम कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अनडाउटेडली वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। थोड़ा सा सरप्राइज इज़ द मेन थिंग फॉर देम आल्सो और फॉर अस आल्सो। काफ़ी मुश्किल हालात थे, हालांकि वो हाइट पे थे, हम डाउन पे थे। उस जगह पे हमें लड़ना ही था, वो लड़ना ही हमारे पास ऑप्शन था, वही हमने किया। हम फायर की परवाह किए बगैर दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुँचे। आवाज़ आ रही है गोलियों की, पीछे रेत में लग रही है, पानी में लगती हुई दिख रही हैं। समझदारी पूर्वक जो कार्रवाई की गई उसी की बदौलत 7 नक्सली मारे गए और हमारी किसी टीम को खरोंच तक नहीं आई। जंगल वॉरियर, जंगली योद्धा, मतलब जंगल कोबरा कमांडो कहलाता है। कोबरा एक विष की तरह होता है। जिस तरह से कोबरा में विष भरा होता है, उसी तरह हमारे अंदर भी विष भरा होता है। दुश्मन हमारा ट्रैक नहीं करे, हम उनका ट्रैक करके पीछा करके मारते हैं। डरना नक्सलियों को, हमें नहीं। हमें इतनी हार्ड ट्रेनिंग दे दी जाती है, एक जज्बा हमारे अंदर भरा होता है। कोबराज जो है ये बनी इसलिए है कि लॉन्ग टाइम सर्वाइवल आपको जंगल में करना पड़ेगा। जंगल्स में ही आपकी फाइट होनी है। अगर उसको दुश्मन को जरा सा भी एहसास हो जाए कि कोबरा कमांडो यहाँ पर आया है तो वो अपने बाप का नाम तक भूल जाता है। जंगल में कोबरा कहाँ है ये तब पता चलता है जब कोबरा अपना शिकार पूरा कर लेता है। सेम उसी तरीके से हम भी कोबरा है, हमारी प्रेजेंस का पता तभी लगता है जब हम अपने शिकार को डस लेते हैं। और ये कहानी है उन वीरों की जो सिर्फ इतना जानते हैं कि इस तिरंगे की आन और वान और शान कभी कम नहीं होनी चाहिए। इनके लिए देश सर्वोपरि है, देश के लिए ही जीते हैं। वे ऑफ लाइफ, कोबरा इज अ वे ऑफ लाइफ। सांप जो कि बिना आवाज़ किए और बिना कुछ किए अपने टारगेट तक पहुँचे और उसे बर्बाद करे और वापस आ जाए। हमारी यूनिट को एक इंटेलिजेंस मिला था कि
नक्सल्स की पार्टी जिनमें 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स थे, सुधाकर और अरविंद, जिन पे 1-1 करोड़ इनाम राशि थी, तो वो वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। और कैंप में उनका उद्देश्य ये था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पे हमला करना है, उन्हें नुकसान पहुँचाना है। जब हम रात को चलते हैं तो हमारे साथ में जो स्काउट में 2 हमारे जवान आगे चलते हैं, तो उनके साथ में एक जो कमांडो मशाल लेके चलता है। सडनली मान लीजिए कि हाथी आ जाता है, तो ऑपरेशन की उसकी सरप्राइज मेंटेन रहे, उसकी सीक्रेसी मेंटेन रहे और हाथी को भी अवॉइड किया जा सकता हो, तो उसके लिए ये सब हम प्रिकॉशंस अपने साथ रखते हैं। ब्रीफिंग में बताया गया था कि 100 से 150 की नफरी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं। और हमारी यहाँ से 4 टीमें लॉन्च हुई थी, जिसमें हमारी 2 टीमें इस मिशन में शामिल थी। एक बार बता देते हैं, जैसे अगर शाम को निकलना है तो बता देते हैं कि हम हो सकता है कि सुबह फ़ोन करके बता देते हैं कि हो सकता है हम शाम को निकले, रात को निकले। अब जब तक मोबाइल टावर एरिया में नहीं आएंगे तो शायद नॉट रीचेबल ही रहेंगे हम। तो घर वालों को भी इबादत होगी, एडजस्ट हो जाता है, इतना फील नहीं होता है। ब्रीफिंग हुआ तो हम लोग यहाँ से करीब निकल गए थे 8-9 बजे करीब। तो हम लोगों को रात में 12 बजे करीब में से जंगल में छोड़ दिया गया था। फिर हम लोग रात भर चले। रोड हेड पर हम इंडेक्ट हो जाते हैं, डी बस हो जाते हैं गाड़ियों से नीचे उतर कर, और जो हमारा आउट ऑफ मार्च होता है, यानी हम सिंगल लाइन फॉर्मेशन में चलते हैं। एक जवान आगे चलता है, क्योंकि इतना डेंस जंगल है, यहाँ पे आप खुल के चल पाना काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है उसमें। तो रात को 11 बजे हम इंडेक्ट हो जाते हैं। तो जो हमारा टारगेट एरिया था, जहाँ पे जाके हमको हिट करना था, वो लगभग वहाँ से 20-25 किलोमीटर। रात को अपना हम दोस्त बना लेते हैं ताकि हम आराम से वहाँ तक जा सकें और हमारे जो भी सिक्रेसी है वो लीक ना हो। बीच में कोई खाना पीना नहीं होता। यहाँ से हम जब यहाँ से मार्च करते हैं ब्रीफिंग के बाद में, तो डिनर करके फिर यहाँ से मार्च करते हैं। और जब कमांडर के आदेश के बिना और हालात जब तक सूटेबल ना हो, तब तक हम अपने ट्रुप्स को खाने का ऑर्डर नहीं देते। खाना रेशन होता है तो हमारे पास कॉम्पो रेशन होता है, ड्राई रेशन है, उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। तो मेन इशू है जो वाटर का आता है। खाने का तो ये है कि अगर मान लीजिए ऑपरेशन अंदर जाने के बाद एक्सटेंड कर दिया जाता है, 8-10 दिन तक कोई इशू नहीं है, उसको फिर हम और ज़्यादा रेशन कर लेते हैं, थोड़ा कम खाना शुरू कर देते हैं। इन केस उससे भी ज़्यादा कुछ हो जाता है तो फिर हमारे कमांडोज जो जंगली जानवर हैं या सब, उसका भी ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो रूट्स वगैरह है या जो फल वगैरह या जो भी पत्ते लीव्स वगैरह हैं, उनको खा के वो सर्वाइव कर लेते हैं। सर्वाइवल, जस्ट वाटर इज़ एन इशू, फूड इज़ नॉट एन इशू। इनकाउंटर के दौरान सबसे पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है कोऑर्डिनेशन। वो कोऑर्डिनेशन को कायम रखते हुए हम अचानक दिखने वाले टारगेट को बर्बाद करने के लिए फायर एंड मूव का ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। और इसमें जो कुदरती आड़ों का इस्तेमाल करते हुए फायर मतलब दुश्मन के ऊपर जोरदार फायर करके उसको बर्बाद करते हैं। अगर मैं एक टाइनी कमांडर हूँ, अगर मैं घबरा जाता तो फिर हमारी पूरी टीम घबरा जाती। मेरे हौसले से मेरी टीम को हौसला था और ये हौसला हमारा दुश्मन पर हावी होने के लिए काफ़ी था। रेस्ट, क्योंकि पूरा ट्रुप्स एक साथ उसमें रेस्ट नहीं कर सकता। उसमें यदि हमारी स्मॉल टीम थी तो उसमें हमारे पास में संतरी भी होता है, गार्ड होता है, जो रात को किसी भी खतरे के लिए वो तैयार रहता है। तो वो शिफ्ट वाइज रेस्ट होता है, 2 घंटे एक आदमी रेस्ट करता है, फिर संतरी ड्यूटी देता है। हम वहाँ पे जब एरिया सर्च कर रहे थे तो वहाँ पे दूसरी अपोजिट साइड से हम पे फायरिंग आया, बट वहाँ पे फायरिंग का मैंने अपने कमांडोज को मना कर दिया कि हमको रिटेलिएट नहीं करना है, क्योंकि वो एम फायर नहीं था। वहाँ पे मैक्सिमम हाथियों का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो हाथियों को डराने के लिए, भगाने के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं फायर। हमें 3 महीने की काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हमें मुश्किल हालातों में, यानी कि हमारे पास खाना ख़त्म हो जाए तो हमें कैसे रहना है, क्या खाना है, जंगल से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, और जो है किस तरह से गाँव को अवॉइड करना है,
बारिश आ जाए, तूफ़ान आ जाए या आईडी ब्लास्ट हो जाए या फिर फायरिंग हो जाए, तो उन मुश्किल हालातों में हर तरह की ट्रेनिंग हमें दी जाती है कि किस तरह से हमें अपने साथी, कोई घायल हो गया तो साथी को निकालना है, या फिर बारिश आ जाए तो हमें किस तरह अपना बचाव करते हुए हमें जो है अपने जो टारगेट हमें दिया जाता है उसको हमें जो है टच करना ही करना है। अपने टारगेट को हम हिट करके ही छोड़ते हैं। हम लोग सर्च करते हुए नदी के किनारे आ गए। नदी के किनारे जब हम पहुँचे तो हमारे ऊपर नदी के दूसरी छोर से फायर शुरू हो गया। फायरिंग आते ही हम समझ जाते हैं कि नक्सल ने हम पे एम्बुश कर दिया है, घात लगा के वो बैठा है। काफ़ी मुश्किल हालात थे, हालांकि वो हाइट पे थे, हम डाउन पे थे। हमारे पास में यदि हम रिवर बेड पे बिल्कुल खुले आ जाते हैं तो हमारे पास में 1 इंच की भी कवर नहीं थी। उस जगह पे हमें लड़ना ही था, वो लड़ना ही हमारे पास ऑप्शन था, वही हमने है वो बस ठीक है, ये करना है। उस टाइम में मन में बस केवल यही आता है कि अपने साथियों को बचाना है। आवाज़ आ रही है गोलियों की, पीछे रेत में लग रही है, पानी में लगती हुई दिख रही हैं। हम फायर की परवाह किए बगैर दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुँचे और उनको मार गिराए और उनको भगाने में अपनी टीम के साथ सफलता हासिल की। जब हम साइट तक पहुँचे तो हल्का हल्का मॉर्निंग हो चुका था। मॉर्निंग में हमें नदी के किनारे पहुँच चुके थे तो नदी क्रॉस करते हुए कुछ नक्सल दिखाई दिए। फिर उनका थोड़ी देर पीछा किया, लेकिन वो लोग निकल गए थे। फिर वहाँ पे हम लोगों को कुछ टेलटेल साइन मिला था। अब हम लोग सर्च करते हुए नदी के किनारे आ गए। नदी के किनारे जब हम पहुँचे तो हमारे ऊपर नदी के दूसरी छोर से फायर अटैक हमें एक झटका सा महसूस हुआ। फायरिंग आते ही हम समझ जाते हैं कि नक्सल ने हम पे एम्बुश कर दिया है, घात लगा के वो बैठा है। काफ़ी मुश्किल हालात थे, हालांकि वो हाइट पे थे, हम डाउन पे थे, पर जो है कोबरा को यही सिखाया जाता है कि मुश्किल हालात में आप किस तरह से दुश्मनों को जो है मार गिरा सकते हो। पता लग जाता है लोकेशन का कि हाँ भाई यहाँ से नज़री दूरी पे था, किस एरिया में हमारा जो एक कंपोनेंट है वो नक्सलियों की फायरिंग में दब गया। नुकसान नहीं हुआ, फायरिंग चल रही है, तो अब आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए। तो डिसाइड हुआ, सेट पे ही डिसाइड होता है कि भाई वो टीम वहीं से जो उसका कंपोनेंट नहीं है फायर के अंडर, वो वहाँ से उनको लेफ़्ट से फ्लैंक करेगा और हम राइट से फ्लैंक करते हुए जहाँ भी ग्रुपिंग फायर करेंगे, जहाँ भी नक्सलियों के मोर्चे हैं जो नदी के पत्थरों की आड़ लेके फायर कर रहे थे, तो उस तरफ हमने फिर बढ़ना शुरू कर दिया था। आगे हम नहीं बढ़ते तो अपने जवानों को बचा पाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने डिसीजन ये लिया कि जो पूरा ट्रूप्स है जो बचा हुआ है वो एक्सटेंड लाइन में और सामने के एरिया में जहाँ से नक्सल फायर कर रहा है एक साथ हिट करेगा और वार क्राई करते हुए पूरा नक्सल की साइड में दौड़ पड़ेगा। कवर नहीं था, हम अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी पूरे ट्रूप्स के साथ नदी की ओर बढ़ रहे थे जहाँ से दुश्मन का फायर आ रहा था। सामने से गोलियां और हम उस तरफ बढ़ रहे थे और बढ़ते ही जा रहे थे, खाली इसलिए कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उस जगह पे हमें लड़ना ही था, वो लड़ना ही हमारे पास ऑप्शन था, वही हमने किया। उस टाइम पे पॉसिबल नहीं थी, रास्ता था और कोई इशू ऐसा सच नहीं था। मैम हमारे जवान फंसे हुए थे तो कौन निकालेगा, हम ही निकालेंगे लास्ट, और कोई रिसोर्ट था ही नहीं। मैम सोचना इतना नहीं पड़ता है, वो बस ठीक है ये करना है। सबको बताया गया भाई हाँ वहाँ से गोली आ रही है, वहाँ जाना है, ठीक है। कूद के जो हम अंदर से जंगल से वहाँ से कूद के उस तरफ फायर करते हुए आप फायर एंड मूव, एक पार्टी आगे बढ़ेगी दूसरा उसको कवर करेगी, तो उसमें तो कोई इशू नहीं था। मैम उस टाइम में मन में बस केवल यही आता है कि अपने साथियों को बचाना है।
एक बार आगे बढ़ गए तो आपके पास में पीछे पैर रखने का कोई स्कोप नहीं होता है। और एज ए कमांडर यदि आप ही पीछे हट गए तो आप अपने जवानों को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। तो इधर से हमारी जो एक LMG हमने जो पीछे की तरफ था, जो दूसरा बैंक था जहाँ नक्सलियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ पे हमारी एक LMG लगा दी जाती है। एक जो UBGL हमारे मोटर वगैरह जो भी हमारे एरिया वेपन्स थे उनका यूज़ कर रहे थे हम। उनका यूज़ करते करते फिर हम जब तक ये लग रहा था कि हाँ भाई आवाज़ आ रही है गोलियों की, पीछे रेत में लग रही है, पानी में लगती हुई दिख रही हैं, तो ये था कि हाँ ऑलमोस्ट 50% तो हमने अपना कवर कर लिया है। तो उसके बाद जवानों में और जोश आ जाता है जब ऐसा लगभग जैसे वॉर टाइप बैटल टाइप सिचुएशन चल रही है। तो मतलब कई एनकाउंटर हुए, लेकिन जो एनकाउंटर ऐसा लगातार जिसमें इतनी फायरिंग हो, अराउंड कई 100 एमुनेशन उसमें यूज़ हो गया था, जिसमें हमारे पास एरिया वेपन भी यूज़ हुआ, UBGL भी यूज़ हुआ और एमुनेशन भी उधर से भी फायर आ रहा था। ID वगैरह ब्लास्ट कर रहे थे डेटरेंस इफेक्ट के लिए। तो उस टाइम पे यही था कि हैबिट होती है कि ID वगैरह से कोई नहीं, एक बार फट गई ID तो अब वहाँ वो एरिया तो सेफ़ है। एक बार अगर ID जिस एरिया में फट गई ऑलमोस्ट कि हाँ भाई वहाँ तो वो सबसे सेफेस्ट रूट वही है अभी। तो उसी जिस डायरेक्शन में वो था तो हमने 2-2.5 किलोमीटर तक चेज़ किया, लेकिन उस एरिया में वो शायद वहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद हमारी टीम छोटी थी तो हमें उस एरिया को सिक्योर करके रखना था, तो हम उससे आगे जानबूझ के नहीं गए। सबसे पहले जब भी हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो नक्सल्स को चैलेंज करते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपके पास पूरा मौका है। आपको मारना हमारा उद्देश्य नहीं है। फिर यदि वो पहले हम पे फायर करते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो उसके बाद हम रिटालिएट में उनके ऊपर फायर करते हैं, उन पे हमला करते हैं। आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी शुरू से जो 3 महीने की जो कमांडो ट्रेनिंग होती है उसी में हमें धीरे धीरे मोल्ड किया जाता है। कमांडो सर्वाइव कैसे कर पाता है, जो टफ़ एरियाज़ हैं और जो सिचुएशंस हैं उसको कैसे हैंडल कर पाता है। CRPF की ड्यूटियाँ जो है आंतरिक सुरक्षा से लेकर देश के बाहर भी है अपनी सेवाएं दे रही है।